नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार। स्वागत है आप सभी का बिगिन टू लर्न पर। एफसी यानी फंक्शनल कम्युनिकेशन की क्लास में, जो कि केमिकल और पेन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए या फिर और भी अदर ब्रांचेस जिनके पास फंक्शनल कम्युनिकेशन है, उनके लिए ये क्लास चल रही है। तो मैं आपको पहले इंग्लिश के 3 चैप्टर्स और हिंदी के 2 चैप्टर्स को पढ़ा चुका हूं। हमने शुरू किया था, हम रेगुलर लेते रहेंगे, सीरियल वाइज 2 चैप्टर इंग्लिश चलेंगे, 2 चैप्टर हिंदी चलेंगे। इस तरीके से हम वापस से अब तीसरा फेज जो हमारा चल रहा है, ये है वापस से हम 2 चैप्टर इंग्लिश के पढ़ने के बाद, 2 चैप्टर हिंदी के पढ़ने के बाद, अब वापस से 2 चैप्टर इंग्लिश के पढ़ रहे थे, तीसरा कल हमने पढ़ लिया था सर सीवी रमन जी के बारे में। आज का हमारा चौथा चैप्टर है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। क्योंकि हम टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, वहाँ उसकी डेवलपमेंट की बात करना तो बहुत ज़रूरी बन ही जाता है। तो इसलिए हम इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि टेक्नीशियंस का प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है? अब यहाँ आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि हम टेक्नीशियंस नहीं हैं, वी आर इंजीनियर्स। तो आप इंजीनियर्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ टेक्नीशियन का मतलब इंजीनियर्स ही है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इंजीनियर ही हैं, ठीक है? और टेक्नीशियन का मतलब इंजीनियर है, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो तकनीकी क्षेत्र में काम करता है, वो टेक्नीशियन कहलाता है। मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब में उसे हम इंजीनियर बोल देते हैं। होप आप समझ रहे होंगे बात को। इसके अब आगे बढ़ेंगे, हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी-सी कि आप सबसे पहले तो वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियो को आप पूरा नहीं देखते हैं और इसमें नुकसान आपका कहीं न कहीं अल्टीमेट हो ही जाएगा। क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, तो आपकी समझ में पूरा टॉपिक नहीं आ पाएगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा दिमाग से बात निकाल दीजिए। कई लोगों के दिमाग में ऐसी बात चलती है कि नहीं, हमको प्रमोट कर दिया जाएगा, जो भी कर दिया जाएगा। आपको प्रमोट होना ना होना वो बाद का डिसीजन है। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके समझ में कम से कम पूरा टप कंप्लीट टॉपिक आ जाएगा। और फ्यूचर में आपको इस चीज़ की जब भी ज़रूरत पड़ेगी, छोटे-छोटे टर्म्स की, तो वहाँ पर इन्हें आराम से आप क्लैरिफ़ाई कर सकते हैं। ठीक है? तो आप वीडियो को पूरा देखिए, टॉपिक को पूरा समझिए। चलिए, तो अब हम टॉपिक को शुरू करें उससे पहले छोटी-सी रिक्वेस्ट एक ये और भी है कि अगर आपने टेलीग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो उसे आप जॉइन कर लीजिए। वहाँ आपको पीडीएफ्स, मतलब जो भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, सेम टॉपिक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। और अगर आपने यूट्यूब चैनल को बिगिन टू लर्न को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ही करना है, आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और रिस्पॉन्स आप मुझे ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिस्पॉन्स माँगता हूँ। आप मुझे रिस्पॉन्स बहुत कम बच्चे देते हैं, तो रिस्पॉन्स आप ज़रूर दीजिए। ठीक है? चलिए, अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को, जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस। और पहले पैराग्राफ में हम जानेंगे कि टेक्नीशियंस का प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूरी क्यों है। मतलब डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं किसी को पकड़ के खींच दिया, बड़ा कर दिया तो डेवलप हो गया, नहीं। या फिर कोई पेड़ नहीं है, उसमें पानी दे दिया कि वो जो डेवलप हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर डेवलपमेंट का मतलब जो है वो एजुकेशन से है। ठीक है? डेवलपमेंट का मतलब क्या है आपका? एजुकेशन। एजुकेशन, इनको एजुकेशन दिलाना, एजुकेट करना टेक्नीशियंस को, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स को, या फिर ऐसे पर्सन्स को जो टेक्निकल फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से एजुकेट करें और उसके फायदे क्या हैं। ठीक है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पैराग्राफ में हम जानेंगे कि इनकी जो एजुकेशन होती है, या फिर इनको एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ाने का जो प्रोसेस है, उससे हमारे नेशन को और अदर फील्ड्स को किस तरीके से हेल्प मिलेगी, या इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो पहली लाइन ही हमारी शुरू होती है, टेक्निकल एजुकेशन हैज स्ट्रांग इन्फ्लुएंस ऑन मेनी फेजेस ऑफ नेशंस प्रोग्रेस। मतलब किसी भी राष्ट्र के प्रगति में आपका टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज्यादा असर करता है, या बहुत ज्यादा असरकारक होता है, इसका बहुत असर होता है, स्ट्रांग इन्फ्लुएंस उसका होता है। ठीक है? अब किन किन क्षेत्र में होता है हम देख लेते हैं। द मटेरियल वेल्थ, आपका जो पदार्थ होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल या फिर फाइनल प्रोडक्ट जो भी होते हैं, उनकी कॉस्टिंग में, उनके पैसे के ऊपर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जब आपका रॉ मटेरियल होगा या फिर आपके टेक्नीशियंस एजुकेट हो जाएंगे, तो इंडस्ट्रियल का और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर फाइनल प्रोडक्ट और जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं वो एक क्वालिटी के साथ मिलने लगेंगे। तो आप एक एक्सपोर्ट क्वालिटी, मतलब अपने कंट्री से बाहर भेजने की भी आप उस तरीके के प्रोडक्ट को तैयार कर सकेंगे जिसको कि हम बाहर भी सेल कर सकें, और आपकी जो इनकम है और नेशन की इनकम है वो ज्यादा बढ़ जाएगी।
ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जब आप मैंने आपको बताया जब आप कोई भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं या फिर प्रोडक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर उसकी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी कैसे बनेगी? वहाँ आपकी जो पर्सन्स हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, जो इंजीनियर्स हैं, आपको उनको एजुकेट करेंगे तब, तो वो क्वालिटी बनेगी। उसके बाद में आप देखेंगे जब आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ द कंट्री जाता है, तो वहाँ पर आप जो भी इनकम हो रही है आपकी, आपकी तो हो ही रही है, लेकिन आप जिस कंट्री में रह रहे हैं अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ साथ ही साथ हो रही है। ठीक है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री आर हेवीली डिपेंडेंट अपॉन द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इट्स सिस्टम ऑफ टेक्निकल एजुकेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सप्लाई नेसेसरी टेक्निकल मैन पावर। मतलब अब आपका जो है इसकी ज़रूरत क्या है कि जो भी हमारी मैन पावर है, मैन पावर का मतलब टेक्निकल फ़ील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं या फिर उनके लिए जो भी काम कर रहे हैं, उनके हेल्प से, उनके वर्क से, उनके हार्ड वर्क से जो भी इनकम या फिर जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, जिस भी तरीके से हम देखेंगे इंडस्ट्रियल में देख लें या फिर अदर फ़ील्ड्स में देख लें, जहाँ भी देखें क्योंकि आजकल तो इंडस्ट्री ज़्यादा हो गई है। उसके बाद से हम दूसरे फ़ेजेज़ में भी देखेंगे तो पाते हैं कि टेक्नीशियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये हमको एक एजुकेटेड टेक्नीशियन को प्रोवाइड कराता है, मैन पावर को हमको ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? इन सच अ प्रोसेस, द सिस्टम itself cannot afford to remain static and rigid since the needs of technical manpower vary with the time। अगर आप देखेंगे कि हमारे कंट्री की जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल का मतलब बहुत ज़्यादा टिपिकल बन जाती है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें आती है। तो अगर उनको एजुकेट ना किया जाए तो हम एक जो एजुकेटेड और एक सही टेक्नीशियन या सही इंजीनियर हमको जिस फ़ील्ड में चाहिए वहाँ पर हम इनिशियली नहीं अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो क्या? तो फिर हमारे पास इंडस्ट्री जो होती हैं या फिर जिस तरीके से हम आजकल काम कर रहे हैं डिजिटलाइज़ेशन के तौर पर, बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी डेवलप हो गई हैं जहाँ से हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अपने लिए टेक्नीशियन, इंजीनियर या फिर मैन पावर वहाँ से हम हायर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें तो एक मैन पावर को सही जगह के लिए काम करने के लिए हायर करवाना एक प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट या फिर उसका टेक्निकल एजुकेशन का काम आपका बन जाता है। जैसे इसके बहुत सारे फ़ेजेज़ होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। एक टेक्नीशियन का फ़ेज़ यही नहीं कि केवल टेक्नोलॉजी में ही काम करेगा, जैसे आपका आईटी आईटी मीन्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम करना, आईटी सेक्टर जिसे आप बोलते हैं, उसमें ही काम करने का मतलब आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होता है या टेक्नोलॉजी नहीं होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब अगर आप सिविल इंजीनियर भी हैं, तब भी आप एक टेक्निकल पर्सन हैं, ठीक है? अगर आप केमिकल इंजीनियर भी हैं, तो भी आप एक टेक्निकल पर्सन हैं। क्लियर? इतनी सी बात आपकी समझ में आ रही होगी और इन सारी ब्रांचेज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखेंगे क्या-क्या, कौन-कौन सी फ़ील्ड्स में व्यक्ति काम कर सकता है और उसके क्या मायने होते हैं। चलिए, तो अब सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे जरा हम कि इसकी लेवल्स क्या होती हैं, टेक्नीशियंस की लेवल क्या होती हैं। तो यहाँ देखेंगे ब्रॉडली स्पीकिंग टेक्निकल स्किल्स इज़ रिक्वायर्ड एट 3 लेवल्स। इसके 3 लेवल्स पर ज़रूरत पड़ती है। किस तरीके से 3 लेवल कौन सी हैं? द इंजीनियर्स एंड द टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है? सबसे पहली जो फर्स्ट स्टेज है, पहला फेज है वो होता है इंजीनियर्स का और टेक्नोलॉजिस्ट का। कैपेबल ऑफ प्लानिंग, ये लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है? डिजाइनिंग एंड कैरिंग आउट द रिसर्च इन वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी, और विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किस किस प्रकार की एक्टिविटी के हिसाब से, नीड के हिसाब से वहां रिसर्च करते हैं और उसके लिए जो जो भी फील्ड की या जो भी मॉडल की जरूरत पड़ती है उसको ये डिजाइन करते हैं, इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट। ठीक है? जैसे आपका सिविल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर का काम क्या है कि एक डैम बनाना है, सपोज करिए। डैम बनाने का मतलब अब आप वहां पर केमिकल फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति को तो भेज नहीं सकते हैं या फिर कोई लोकल व्यक्ति वहां पर काम नहीं कर सकता है, फिर आपको उसके लिए सिविल इंजीनियर की ही जरूरत पड़ेगी और वो भी अपने फील्ड में एक एक्सपर्ट होना चाहिए, एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लें, एजुकेशन के लिए एजुकेशन लाइन में एक स्पेशल और एक्सपर्ट टीचर की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हर फ़ील्ड में अलग-अलग। अब टीचिंग लाइन का एक्सपर्ट टीचर हो गया, तो आपके लिए टेक्नीशियन हम कह सकते हैं इससे रिलेट करने के लिए, हालाँकि होता नहीं है, क्योंकि टीचर एक सर्वोपरि होता है, एक बहुत बड़ा अपने आप में पद होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजिस्ट को पढ़ाने के लिए भी उनके टेक्निकल टीचर्स होते हैं और सारी की सारी हुनर और कलाएँ टीचर में हो सकती हैं।
और नहीं भी हो सकती, दोनों ही बातें हैं। अब आर्ट साइड वाले टीचर्स अलग हैं, टेक्निकल वाले टीचर्स अलग हैं और मैनेजमेंट वाले टीचर्स अलग हैं, लेकिन हैं वो सारे एक प्रोफेशन देखा जाए तो सबका टीचर्स है। ऐसे ही यहाँ पर टेक्नीशियन सबका नाम रख दिया है, सिविल इंजीनियर्स अलग हैं, केमिकल इंजीनियर्स अलग हैं, आईटी सेक्टर्स वाले इंजीनियर्स अलग हैं, लेकिन हैं सारे के सारे टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जिनको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था आपको, सपोज करिए आपको एक डैम बनाना है। अब डैम बनाने के लिए क्या है, उसके लिए आप पता चला आपने आईटी सेक्टर वाले बंदे को भेज दिया, नहीं सर। अब सिविल इंजीनियर वाला बंदा जाएगा, एक एक्सपर्ट होगा जो, ठीक है, वहां आपका उसकी बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे फेज होते हैं, उन पर हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ बात करेंगे केवल वो बंदा जाएगा जिस जगह पर बनना है, उस जगह का वो एग्जामिन करेगा। एग्जामिन करने के बाद में वो देखेगा कौन सा मॉडल, पानी का क्या रुख है, और आपका सॉइल टेस्टिंग वगैरह जितने भी होते हैं सब कंप्लीट करने के बाद डैम के लिए कितना लोड है, किस तरीके का डैम बनेगा, तो उस काम को एक सिविल इंजीनियर ही कर सकता है। वहीं अगर एक आपको सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है या फिर एप्लीकेशन डेवलप कराना है, तो उसके लिए आपको एक आईटी सेक्टर वाले मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, जो उसमें एक्सपर्ट होता है। इसी तरीके से अपने अलग अलग फील्ड के अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। तो इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो फर्स्ट फेज होता है या फिर फर्स्ट लेवल होता है, लेवल 1, या फिर इसे अकॉर्डिंग टू ग्रेड हम इसे करें तो ग्रेड 1 पर आपके इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजिस्ट आते हैं, जिनका काम होता है प्लानिंग करना और जिस भी फील्ड में काम होना है वहां पर रिसर्च करना, उसके लिए डिजाइन तैयार करना। ठीक है, द टेक्नीशियंस ऑन होम रेस्ट द बर्डन ऑफ प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड द क्राफ्ट्समैन। वो देखिए सीधी बात है, जब टेक्नीशियन आते हैं, टेक्नीशियंस का इनडायरेक्ट बर्डन इंजीनियर्स का टेक्नीशियंस के ऊपर आता है, ठीक है, और उसके बाद में आते हैं आपके, जिसका टेक्नीशियन का काम जो होता है वो एग्जीक्यूशन करना होता है। जो मॉडल इंजीनियर ने तैयार कर दिया रिसर्च करने के बाद में, टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा और उसके ऊपर जो भी काम है किस तरीके से उसे हमको परफॉर्म करवाना है, ये टेक्नोलॉजिस्ट की हेडेक बन जाती है। उसके बाद में जब आते हैं, उसके बाद में जब आते हैं थर्ड लेवल पर, तो आपका आता है आपका क्राफ्ट्समैन। ठीक है, क्राफ्ट्समैन का क्या होता है, क्राफ्ट्समैन हु आर एंगेज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड द एट द इनिशियल स्टेजेस। अब यहाँ पर क्राफ्ट्समैन क्या करते हैं, आपके जो प्रोडक्शन होता है उसे फाइनल स्टेज तक पहुंचाते हैं व्यक्तिगत लेवल पर। जैसे इसी डैम वाले, डैम का ही एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपको डैम तैयार करना है, इंजीनियर गए, मुआयना करके आ गए, पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके आगे, वहां पता चला एग्जामिन करने के बाद उन्होंने टेक्नोलॉजिस्ट को बता दिया कि यहाँ पर इस मॉडल की जरूरत पड़ेगी और इस तरीके से आपको डैम को तैयार करवाना है। वो टेक्नोलॉजिस्ट के ऊपर आ गई। अब टेक्नोलॉजिस्ट ने इसने प्लान कर दिया, इसने पूरा आइडिया दे दिया, रिसर्च करने के बाद ये मटेरियल लगेगा, इस तरीके से बनेगा। अब टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेगा, अब मुझे परफॉर्म किस तरीके से कराना है, ठीक है, तो लेबर को ही पूरा एग्जीक्यूट करेगा, और जो लेबर होगी वहां पर काम करने वाले मेसन्स जो होंगे, वो वहां पर काम करेंगे और परफॉर्म करेंगे अपना डैम को तैयार करने के लिए। यहाँ पर ना तो आपका इंजीनियर कर रहा है, ना ही टेक्नीशियन कर रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है, लेबर। तो इनिशियल स्टेज पर काम कौन करता है, फाइनल स्टेज पर लेबर काम करती है, जिसे आप क्राफ्ट्समैन कह सकते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेबर एक बहुत छोटा वर्ड हो जाता है, इनको या तो कहें आज के समय में लेबर कहना इनको नीचा दिखाने के समान हो जाता है। बाद बाकी अगर आप देखें तो ये रियली आर्टिस्ट होते हैं, जिसे आप कहें तो इनको हम आर्टिस्ट कह सकते हैं या आर्टमैन कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, तो क्राफ्ट्समैन को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से इंजीनियर होते हैं। क्लियर? तो इतनी सी बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हम जानेंगे कि आपका इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है टेक्निकल एजुकेशन का। तो चलते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। इधर आपका पैराग्राफ नंबर 3 ये है। तो ये देखिए, द एजुकेशन ऑफ टेक्नीशियन इज द बैकबोन ऑफ द इंडस्ट्री। यहां देखिए बैकबोन वर्ड का यूज हुआ है, जैसे हमारे बॉडी में आपकी बैकबोन होती है और उसी के ऊपर आपकी पूरी बॉडी टिकी हुई है, ऐसे ही किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन जो है वो होती है आपकी एजुकेशन ऑफ द टेक्नीशियंस, मतलब टेक्नीशियंस को एजुकेशन देना। अगर वो इलिटरेट होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनको पता ही नहीं मशीन को किस तरीके से ऑपरेट करना है, किस तरीके से उनको परफॉर्म करना है, क्या काम किस तरीके से होगा, तो वहां काम आपका डेफिनेटली खराब होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ से मॉडर्न काम करने के लिए, मशीन को ऑपरेट करने के लिए और काम को कम कीमत और लागत मतलब लागत कम और प्रोडक्शन ज्यादा, इस तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ये इंजीनियरिंग की एक टैगलाइन होती है। क्या होती है इंजीनियरिंग की लाइन के लिए हम बोलते हैं मिनिमम रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन।
ठीक है? मतलब आपके लिए मिनिमम रिसोर्सेज होंगे, उनमें से आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनका किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये आपका टेक्नीशियंस जो होते हैं या फिर टेक्निकल एजुकेशन किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। The various projects of industrial development depend largely on the technicians। तो ज़्यादातर जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो ज़्यादातर मुख्य रूप से टेक्नीशियन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हु हैज़ टू असिस्ट द इंजीनियर्स, जो इंजीनियर्स को असिस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया। ठीक है? ऑन द वन हैंड एंड द ट्रांसलेट द टेक्नीशियंस, यहाँ ट्रांसलेट द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स टू क्राफ्ट्समैन इन द अदर। तो एक साइड तो यहाँ पर आप टेक्नीशियन का काम देख रखा है, एक साइड तो उसने इंजीनियर की जो लैंग्वेज है, उस इंजीनियर जो कहना चाहता है उसको हेल्प करता है। दूसरी, इंजीनियर की लैंग्वेज को केवल टेक्नीशियन ही समझता है, लेबर नहीं समझ पाएगी, आपके क्राफ्ट्समैन नहीं समझ पाएंगे। तो उनको भी समझाना है, इंजन की भी सुननी है, सबकी सुननी है। तो थोड़ा सा टेक्नीशियन का काम यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है? आर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नोन एज पॉलिटेक्निक ऑफर्स कोर्सेज फॉर द टेक्नीशियंस। ठीक है? जो हमारे इंडिया के अंदर टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, जिनको हम पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। ठीक है? अब आप जानते हैं आपके इंस्टीट्यूट का नाम पॉलिटेक्निक क्यों पड़ा हुआ है। तो अगर आप पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो आपको अब पता होना चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट का नाम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट क्यों है। क्योंकि आपको स्पेशल एजुकेशन जो कि टेक्निकल और टेक्नीशियंस के लिए जो एजुकेशन होती है, वो ऐसे इंस्टीट्यूट में दी जाती है जिसका नाम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट होता है। ठीक है? तो चलिए, तो इनके लिए कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं। वो क्या है? लीडिंग टू डिप्लोमा इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है? अब वो कौन से कोर्सेज हैं? देखिए, द कोर्सेज आर जनरली ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन। ये जो कोर्स होते हैं जनरली 3 इयर्स के होते हैं ड्यूरेशन में। जैसे कि आपको पता ही है, सारी चीज जानते हैं, बेसिक नॉलेज है ये। आफ्टर पास द स्कूल इन द फाइनल एग्जामिनेशन 10+2। मतलब उस समय, जिस समय ये चैप्टर लिखा जा रहा था, उस समय आपकी एजुकेशन जो थी, जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि 2-4 चीजें यहाँ पर डेटा को अपडेट करने की जरूरत थी, मैंने ऐसे अपडेट कर दिया है। तो ये कह रहे हैं कोर्सेज आर जनरली ऑफ 3 इयर्स। जो आपका पॉलिटेक्निक का कोर्स है वो 3 साल का होता है। और ये होता है आफ्टर पासिंग स्कूल फाइनल स्कूल एग्जामिनेशन 10+2। 10+2 का मतलब 12th पास करना होता है। 12th पास करने के बाद 2 साल का आपका डिप्लोमा, जिस समय ये चैप्टर लिखा गया होगा उस समय की ये कंडीशन थी। ठीक है? लेकिन आज के समय में आप देखते हैं डिप्लोमा में, टेक्निकल एजुकेशन में, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन लेने के लिए आपके लिए केवल 10th की जरूरत होती है। 10th पास करने के बाद आपका ये 3 इयर्स का होता है। ठीक है? 3 ईयर का डिप्लोमा होता है आफ्टर 10th। और 12th के बाद में, आफ्टर 12th 10+2 के बाद में ये 2 ईयर का रह जाता है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। ठीक है? चलिए, और मेरे ख्याल से अभी जिस संस्थान में हम काम कर रहे हैं वहां पर 10+2 के बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में ही आते हैं। मतलब जैसे आप लेटरल एंट्री बोलते हैं, सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे आते हैं। अभी किसी दूसरे ब्रांच में लेटरल एंट्री वाले बच्चे हमने नहीं देखे हैं। तो ये जो, जहां तक हमने देखा है उस हिसाब से आपके लेटरल एंट्री या फिर 2 ईयर का जो डिप्लोमा है 2 इयर्स का, वो 10+2 वाले बच्चों के लिए होता है, सिविल इंजीनियरिंग वाली ब्रांच में होता है। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है? सिंस वी अचीव द इंडिपेंडेंस, द नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक हैज ग्रोन नियरली 5 टाइम्स एंड द एनुअल इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज मोर देन 20 टाइम्स। ठीक है? तो अब ये बात कर रहे हैं कि जब से हम आजाद हुए हैं स्वतंत्रता के बाद में, हमारे जो नंबर्स ऑफ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन है वो 5 गुना बढ़ गए हैं। ठीक है? अब जिस समय ये चैप्टर का, जिस समय का ये डेटा है, उस समय उन्होंने बताया 5 गुना बढ़ जाने के बाद 410 संख्या हुई थी। नंबर ऑफ in our country, number of polytechnic institutions were 410 and the annual capacity was नियर अबाउट 60,000। और आज का डेटा अगर देखें तो आज आप सर्च करना तो आपको मिलेगा, जो मैंने सर्च करके निकाला, रिसर्च किया, तो मुझे मिला आज के समय में 2021 में, आज मैंने जब डेटा चेक किया तो हमारे पास अगर उसी डेटा के हिसाब से उसी रेट से चलें, 5 गुना विस्तार से बढ़ाए जाएं, तो हमारे पास आज के लिए 2128 इंस्टीट्यूशंस आज की डेट में अवेलेबल हैं, जो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स मोर डेटा है। अब ये हमें पता नहीं है एक्चुअली ये किस समय का डेटा है, लेकिन अगर हम उस समय से लगाएं 410 के आंकड़े से 2128 इंस्टीट्यूशंस को लगाते हैं तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ये हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, अब 20 गुना इनकी जो है कैपेसिटी बढ़ गई। उस समय 60,000 थी, अब 20 गुना
6 दूनी 12, लगभग आपका 12 लाख मीन्स 12 लैक्स। ठीक है, इतनी कैपेसिटी आपके इंस्टीट्यूशंस की हो रही है, मतलब पर ईयर आप इतने इंजीनियर्स तैयार कर रहे हैं, टेक्नीशियंस तैयार कर रहे हैं। ये आपका एक फैक्चुअल डेटा आपके सामने है, जो आपका अनुमानित है, ये सटीक डेटा नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाला डेटा सटीक है आपका, 2128 इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन अब कैपेसिटी, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स की अलग-अलग कैपेसिटी होती है, तो हमने उसके हिसाब से मोटा-मोटा एक आंकड़ा ले लिया कि 20 गुना बढ़ गई, तो 20 गुना से आप देखेंगे 12 लाख, 60,000 का अगर आप करेंगे तो 12 लाख आपका बन जाता है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे, आपका 12 लाख इंजीनियर्स पर ईयर तैयार हो रहे हैं। होप आप समझ गए होंगे, ठीक है? द कोर्सेज ऑफर्ड आर मैनी एंड वेरिड, जितने भी कोर्सेज मिलते हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं और बहुत सारे तरीके के कोर्सेज हैं। बिसाइड्स द ट्रेडिशनल कोर्सेज इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड स्पेशलिस्ट कोर्सेज इन लेदर। अब ये जो आपके कोर्सेज बताए गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है, और आपका लेदर कोर्सेज, लेदर टेक्नोलॉजी में, प्रिंटिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सारे के सारे कोर्सेज जो हैं, ये आपके नए कोर्सेज जो आपको डेवलप करवाए हैं। केवल शुरुआत में तो आपके कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज चलते थे, जैसे आपके सिविल इंजीनियर हो गया, आपका इलेक्ट्रिकल हो गया और मैकेनिकल हो गया, लेकिन उसके बाद में लेदर टेक्नोलॉजी नई ब्रांच आई आपकी, प्रिंटिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आपकी नई ब्रांच, ये पुराना है, ठीक है। कोर्सेज इन इकोनॉमिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, टेलीविजन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब जो कुछ ट्रेडिशनल कोर्सेज थे, उसके बाद से इतने सारे न्यू कोर्सेज हमने प्रोवाइड करवा दिए। हमने का मतलब यहाँ पर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स और इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, जिसे ऑफ बीटी कहते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। चलिए, टू कंसोलिडेट विद द बिग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ पॉलिटेक्निक एजुकेशन इन द कंट्री, मैनी स्कीम्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट हैव बीन इनिशिएटेड, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी कैंपेन्स और बहुत सारे क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए उनको इनिशिएट किया जा रहा है, बहुत सारे कैंपेन्स को इनिशिएट किया जा रहा है। जैसे अभी हम अगर बात करें 2020 की, तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में एक फाउंडेशन आया था, इसका नाम है मेधा। मेधा वाले आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, मतलब आपको परफॉर्मेंस कैसे देना है, आपको इंटरव्यू में किस तरीके से, मतलब इस तरीके की पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह की क्लासेस वो आपको देते हैं। तो मेधा फाउंडेशन और भी बहुत सारे फाउंडेशंस आपके टेक्निकल एजुकेशन के साथ जुड़ गए हैं, जिससे कि आपकी जो टेक्निकल एजुकेशन है उसको और ज्यादा एक्सपेंड किया जाए। और उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपका अपने इनिशियल लेवल पर अपना एक एफर्ट करते हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए गवर्नमेंट एफर्ट करती है, ठीक है। तो एफर्ट्स अपने अपने लेवल पर सभी लोग करते हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो डेटा है आपका 2128, मतलब 2128 इंस्टीट्यूट का, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया के, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का डेटा है, ठीक है। गलत डेटा मत लिख लेना, कहीं पता चले कि नहीं 2128, भाई साहब 2128 से ज्यादा अगर प्राइवेट और नॉन प्राइवेट सबको और गवर्नमेंट को मिला करके देखा जाए, तो यूपी के अंदर ही 4-5 हजार इंस्टीट्यूशन बैठ जाते हैं, केवल यूपी के अंदर, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बैठेंगे। तो ये 2128 आपके प्योर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की डेटा है आज की डेट में, क्लियर। और एक दो चार का निर्माण हो गया है, तो उसके बाद में और डेटा आपका बढ़ गया होगा, तो इसे हम करेक्ट डेटा कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइडेड बाय गूगल है। इसके बाद में देखेंगे हम, नेक्स्ट जो आपका आता है, ये इस पैराग्राफ में हम जानेंगे, सेपरेट पॉलिटेक्निक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, मतलब ये आपके वीमेंस के लिए हमने, अब यहां तक तो बात चल रही थी केवल आपका इंस्टीट्यूशन, टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है। हम जब किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, तो हमारी समझ में सिर्फ एक बात आती है कि केवल मैन पावर, वहां पर लिखा भी था मैन पावर, ठीक है। मैन पावर से मतलब ये नहीं कि आपका केवल मैन पावर ही है, क्या आपने विमेन पावर के लिए कुछ किया, मतलब मेल्स के लिए होगा, फीमेल्स के लिए आपने कुछ किया। इंडियन गवर्नमेंट या फिर अपने कंट्री गवर्नमेंट जो है वो सभी के लिए काम करती है, तो ऐसा ही नहीं आपका केवल ये जो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए, ये कोर्सेज सभी के लिए हैं, को एड आप कह सकते हैं। बाकी अलग से स्पेशल कोर्सेज वीमेंस के लिए भी चालू करे, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए भी चालू किए गए हैं, जिनमें वो एजुकेशन लेने के बाद
अपने फील्ड में वो एक्सपर्ट हो सकती हैं या हो जाती हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में इस पैराग्राफ में हम जानेंगे। तो सेपरेट पॉलिटेक्निक्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर वीमेन इन ब्रांचेस फॉर स्टडी इन व्हिच आर मोर सूटेड देयर स्पेशल स्किल्स एंड नीड्स। तो अपने-अपने रुचि के हिसाब से, उनकी स्किल्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वीमेन्स और लेडीज़ भी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेने के बाद वो अपने फील्ड में काम कर सकती हैं। इनिशियल स्टेज पर वो आगे बढ़ सकती है, कोई भी इनिशिएट स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज आर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, लाइब्रेरी साइंस, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग एंड एग्रीकल्चर। इस तरीके के जो आपके सामने ये जो ब्रांच रखी गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच में भी लेडीज और गर्ल्स काम कर रही हैं। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी सारी की सारी महिलाओं के लिए स्पेशल कोर्स चलाया जाता है। लाइब्रेरी साइंस के लिए तो स्पेशली महिलाओं को ही रखा जाता है। अब इस समय प्रायोरिटी जो दी जाती है वो वीमेंस के लिए दी जाती है। कॉस्ट्यूम डिजाइन ये तो सिर्फ और सिर्फ लेडीज का कोर्स कह सकते हैं, बाकी बॉयज भी इसे कर लेते हैं, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर, सॉरी आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में भी लेडीज बढ़ चढ़ करके, मतलब देखें तो हर एक फील्ड में लेडीज बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और एजुकेशन ले रही हैं, ठीक है। फर्दर एज द रिजल्ट ऑफ reorganization of the social education system into 10+2 vocationalism has become a major thrust in our educational efforts। जो vocational education जो आई है, vocational courses जो चले हैं, उसने एक आपका educational effort जो है उनको एक नए आयाम दिए हैं और इनको फोर्स किया है, इनको आगे बढ़ाने में ये आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं। Polytechnics also have to play a significant role in the promotion of development vocational education, particularly in engineering and allied trades। तो आपके जो पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट हैं ये भी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, इंजीनियरिंग एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, और भी बहुत सारी आपकी संबंधित ट्रेड्स हैं, अलाइड ट्रेड्स हैं, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही हमने देखा इन दोनों पैराग्राफ्स में, जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर आपके टेक्निकल एजुकेशंस हैं या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दोनों ही क्षेत्र में, दोनों ही फील्ड में, दोनों ही तरीके के, मतलब मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए बराबर काम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दोनों के लिए अलग-अलग सेपरेट ब्रांचेज भी और कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए गए हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ महिलाएं करेंगी, ये पुरुष करेंगे। महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए को-एड वाले कोई भी कोर्स को कोई भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा इनको डिस्टिंग्विश कर दिया गया है कि ये कोर्सेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ विमेन के लिए कर सकती हैं और बेटर एक्सपीरियंस उनके लिए इन्हीं कोर्सेज़ में रहता है, या फिर इन कोर्सेज़ में विमेन ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आपकी समझ में दोनों चीज़ें आ गई होंगी। आगे बढ़ जाते हैं अब। तो अब हम देखते हैं, इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि किस तरीके से आपका जो कोर्सेज हैं वो आपको किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है? द नीड फॉर क्लोजर्स इंटरेक्शन बिटवीन टेक्निकल एजुकेशन एंड इंडस्ट्री हैव बीन एम्फेसाइज्ड टाइम एंड अगेन। ठीक है? तो यहां हम देखेंगे कि जो आपके लिए अब यहां पर इंडस्ट्रीज को भी दो तरीके से बांट दिया जाता है, विभागीकरण हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। कैसे कि आपके टेक्नीशियंस को अलग लाइन में रख दिया और आपके इंडस्ट्रीज को अलग लाइन में रख दिया, तो वहां पर आपका डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, थोड़ा सा रुक जाता है। अब यहां पर इनको एक साथ काम करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है? इनको एक साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट को भी और आपके इंडस्ट्रीज को भी। इंडस्ट्री और टेक्निकल इंस्टीट्यूट जब एक साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको सिर्फ एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट काम क्या होता है, वो सिर्फ आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। वहां पर आपके लिए अब कहें कि नहीं हम यहीं पर जॉब कर लें क्योंकि हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो यहाँ भी हम सीधा सीधा काम कर सकते हैं। नहीं, अब यहाँ पर आपने काम सीख लिया, जरूरी नहीं आप टीचर ही बन जाएं। ठीक है? तो आपके लिए जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, या फिर इंडस्ट्री जो भी पहले से काम कर रही हैं उनके लिए आपको काम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही काम आसान हो जाता है। जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन लेने के बाद इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए उनको काम ढूंढने में आसानी हो जाती है, क्योंकि उसी फील्ड से संबंधित उनको नॉलेज और एजुकेशन दी जाती है। अब इंडस्ट्रीज के लिए उनको जो काबिल और क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड टीचर्स और वेल क्वालिफाइड जैसे कह सकते हैं इंजीनियर और टेक्नीशियन जिनकी जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है, उनको ढूंढने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। सीधे सीधे वो टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर लेते हैं और सीधा वहां से अपने लेवल पर जो भी उनके हिसाब से काम करने के लिए बेस्ट होते हैं, उनको वो चूज करके ले आते हैं।
ठीक है? तो इस तरीके से एक नया हमको रिवॉल्यूशन देखने के लिए मिला है। इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस दैट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री शुड एक्ट एज पार्टनर्स इन डेवलपमेंट of the technician and each must play the role that it is the best fitted for। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताई यही इस लाइन में कहा जाता है कि दोनों टेक्निकल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री को दोनों को एक साथ पार्टनर के रूप में काम करना चाहिए, उनके विकास में भी उनको अपने साथ एक साथ रहना चाहिए, जैसे दोनों के लिए जो भी सही रहता है। सही का मतलब जैसे एक सिविल इंजीनियर के लिए कोई सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको सिविल इंजीनियर की जरूरत है, तो वो फील्ड में कहां तक कब तक ढूंढती फिरेगी, उसे सिर्फ अपना रिक्रूटमेंट देना है। अब क्या करना है, जो भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वो जो भी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहा होगा सीधा उससे कांटेक्ट कर लेगा, हमारे सिविल इंजीनियर से हम तैयार कर रहे हैं, आप हमसे सीधी बात करिए, तो वो आपस में बात होने के बाद वहां उनको ज्यादा भागना नहीं पड़ेगा। और जो ये स्टूडेंट्स और जो भी सिविल इंजीनियर्स जो इंस्टीट्यूशन तैयार कर रहा है, उसको भी ज्यादा इधर उधर हाथ पैर फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों आपस में ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वहां पर दोनों का ही काम आसानी से बन जाएगा, जो भी उनके लिए जरूरत के हिसाब से सही है। ऐसे ही हर चीज हर फील्ड में हर क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, द नीड ऑफ सच इंटरेक्शन एंड कोलेबोरेशन हैज बिकम ऑल द मोर अर्जेंट इन व्यू ऑफ चैलेंजेस पोस्टेड बाय लेटर सिचुएशंस इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी ज़रूरतों की बहुत ज़्यादा जितनी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार की सिचुएशंस में जैसे इनको भी नहीं भागना पड़ेगा, इनको भी नहीं भागना पड़ेगा। Which require greater attention to number of important factors. These include improvement of the quality of technical education, diversification of course, development of the faculty। अब इसका असर क्या होगा, जैसे अभी तो सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल दे दिया, ऐसे ही आपका केमिकल वाले हो गए, पेंट टेक्नोलॉजी वाले हो गए, इलेक्ट्रिकल वाले हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो गए, फिटर वाले हो गए, मैकेनिकल वाले हो गए, इन सब के लिए अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए अब ये कहेंगे, इतनी भी अलग अलग इंडस्ट्री हैं वो कहेगी नहीं, आप अभी तो सिविल इंजीनियर तैयार कर रहे थे, अभी हमको मैकेनिकल वालों की जरूरत है, तो अब आप क्या करेंगे। तो वहां पर मैकेनिकल वालों के लिए आपको मैकेनिकल पर्सन को तैयार करना पड़ेगा, मैकेनिकल एजुकेशन वहां पर देनी पड़ेगी, टेक्निकल वालों के लिए टेक्निकल एजुकेशन देनी पड़ेगी, तो स्पेशल इंस्टीट्यूशन की आपकी जरूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आप दोनों आपस में कोलोबरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप इतनी प्रॉब्लम से वो शॉर्ट आउट हो जाएंगी। Technical institutions, by way of training the retraining of teachers, development of curriculum to make the courses more live and dynamic, or an organization of sandwich courses to affect the breakthrough of new directions। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में और आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस और टेक्निकल इंडस्ट्री जो भी है उनमें ट्रेनिंग और रिट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता है। मतलब आपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ली, वो तो आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में एक आपका आजकल जो चलता है, एक प्रोग्राम देखा होगा आपने, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडस्ट्रीज में जैसे आपका अप्रेंटिस की बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं अब। अप्रेंटिस का मतलब होता है वहां पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं जाकर के, आपने कोई भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है, आजकल इंडस्ट्रीज आपको अप्रेंटिस कराती हैं, मतलब आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो आपको अवेलेबल कराती हैं। उसके बाद उनका जो एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसमें आपको क्वालिफाई करने के बाद ही आपको उस इंडस्ट्री में जॉब मिल पाती है। उससे पहले सिर्फ आप एजुकेशन लीजिए, इंडस्ट्री में डायरेक्ट चले जाइए, क्योंकि वैकेंसी और इंडस्ट्री सारी कुछ सब चीजें लिमिटेड थी। लेकिन अब आप देख रहे हैं 5 टाइम्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस का बढ़ जाना, 20 टाइप्स ऑफ इनटेक्स बढ़ जाना बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब कहां पर आपके एक साल में 60,000 तैयार हो रहे थे, और वहीं उसके बाद में अब 60,000 का डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, केवल आपका 12,000 निकल के आता था उसमें, मतलब पर ईयर, और पर ईयर से आपका मतलब 20 करेंगे तब आएगा। 20 करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर कि आपका ये जो केवल 3,000 टेक्नीशियन और इंजीनियर तैयार पर ईयर तैयार होते, उसका 20 टाइम करेंगे 60,000 हो गया। उसके बाद अब आप देख रहे हैं 12 लैक्स, 12 लाख अब आज की डेट में आप पर ईयर इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से अब इंडस्ट्री ने भी अपने थोड़े थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया है। अब वो अपना एक अप्रेंटिस प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, और उस ट्रेनिंग के स्पेशल कोर्स जिस भी फील्ड से जो भी इंडस्ट्री होती है अपने लेवल का आपको अप्रेंटिस तैयार करवाती है। जैसे अगर हम मथुरा की बात करें, तो मथुरा में रिफाइनरी है, और रिफाइनरी अपने लिए अप्रेंटिस प्रोग्राम के लिए वैकेंसी निकालती है, और वहां अप्रेंटिस के लिए काम करने के बाद आपको एक फाइनल टेस्ट एग्जाम देना होता है। उसके बाद आप जो है फाइनल टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में ही आप वहां पर काम करने के लिए परमानेंट जॉब ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके चेंजेस आते रहे एजुकेशन में, मतलब ट्रेनिंग एंड रिटेनिंग का मतलब ये था। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है,
वहां आप देखेंगे आप इन अ फास्ट डेवलपिंग एनवायरनमेंट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लेबोरेटरीज एंड वर्कशॉप इज टू बी गिवन नेसेसरी। अब ऐसा नहीं कि आप केवल एजुकेशन ले लीजिए और वहां पर आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपको लिए लेबोरेटरीज में मतलब जिस भी इंडस्ट्री में आप काम करेंगे वहां पर आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। अभी तक इंस्टीट्यूट में आप ऐसा नहीं केवल थ्योरी पढ़ के चले गए और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आपको वहां पर प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। इसलिए आपको उसकी प्रैक्टिस के लिए थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स करने की जरूरत पड़ती है, और प्रैक्टिकल्स कहाँ होते हैं? लेबोरेटरीज में और वर्कशॉप्स में। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स में लेबोरेटरीज होती है, केमिकल एंड फिजिक्स की लेबोरेटरी होती है, बाकी अदर ट्रेड्स के लिए आपके लिए वर्कशॉप्स ही होती हैं। ठीक है, तो उस सब में आपको काम करना और अपने आपको थोड़ा-सा उसके लिए अपडेट रखना भी ज़रूरी होता है। टू बी गिवन नेसेसरी अटेंशन, दीज़ हैज़ बीन अ शिफ्ट इन द अप्रोच टुवर्ड्स एम एंड ऑफ लैबोरेटरी इंस्ट्रक्शंस। कन्वेंशनल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी। ठीक है, जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है उसके वेरिफिकेशन के लिए कन्वेंशनल लैबोरेटरी तैयार की जाती है, जिसके जो भी आपने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल करके देखिए क्या चीज़ वो सही है या गलत है। ठीक है? आर गिविंग वे टू लर्निंग बाय डूइंग। इस तरीके से आप देख सकते हैं जो भी आप पढ़ रहे हैं वो करके, जो भी सीख रहे हैं आप सीखिए। तो कैसे? लर्निंग बाय डूइंग मीन्स करके सीखना। इस चीज को बढ़ावा देना लेबोरेटरीज का और वर्कशॉप का काम होता है। टू कीप दिस ट्रेंड इन लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ करिकुलम इमेजेस, लेबोरेटरी आज बीइंग मॉडर्नाइज। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए लेबोरेटरी को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। मतलब इतनी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो आपके सामने ला करके रखे जाते हैं कि जो भी पुराने इक्विपमेंट्स थे वो पुराने हो गए, उनको हटा दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू द नीड नए नए जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको ला करके आपके सामने रखा जाता है। आपको तैयार किया जाता है कि अब आप इनको चलाना सीखिए, आगे चल के आपको इनको ही चलाना पड़ेगा अपडेटेड जितनी भी मशीनरी आती है उसके लिए। ठीक है, अब लास्ट हम देखेंगे उसके हिसाब से कि अब आप टेक्निकल के एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी, मतलब आपके आईटी सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेबोरेटरी के साथ में उनको किन किन फील्ड में आपके लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो विद द रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अ नंबर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज आर इमर्जिंग। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इनकी जरूरतों के साथ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इनके साथ थोड़ा सा इनमें जैसे ही आधुनिकीकरण हो रहा है उसके साथ टेक्नोलॉजी भी आपस में बढ़ती जा रही हैं। दे इंक्लूड माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन साइंस, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंसेज, लेजर टेक्नोलॉजी, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बायो कन्वर्जेशन, सोलर फोटो वोल्टाइक, फ्यूल सेल्स, कोल कन्वर्सेशन, स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी। इस तरीके की आप देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर भी आगे, कंप्यूटर की हेल्प हमको लेनी पड़ रही है और किस किस तरीके से हमको एक साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मर्ज करना पड़ रहा है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अभी आप पेंट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब पेंट टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहां पर आपके लिए नए कलर्स को, मतलब मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं आपके लिए बहुत सारे आपको वाटर प्रूफ पेंट भी आने लगा है, जो कि पानी का उसके ऊपर असर नहीं होता है। डस्ट प्रूफ भी आने लगा है और इसके ऊपर जिसका डस्ट का असर नहीं होता है। ऐसे ही अब पहले कलर फेड हो जाया करता था, अब कलर प्रूफ का मतलब वो आपका कलर वहीं की वहीं छपा रहता है, कलर आपका फेड नहीं होता है। तो पेंट टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए, इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए आपको कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी थी। आपने प्रैक्टिकल्स के लेबोरेटरी में जाकर के नहीं ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और उसके बाद आपने देखा विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स का यूज करने के बाद आपको ये पता चल पाया और आप डेवलप कर पाए वाटर प्रूफ पेंट को, डस्ट प्रूफ पेंट को। आपने देखा होगा, अगर आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सिविल इंजीनियर में देखेंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में आपको मिलता है, पहले आप जो भी ड्राइंग करते थे आपकी 2D ड्राइंग होती थी, लेकिन आज आज आप एक वर्किंग मॉडल तैयार करते हैं जिसे आप 3D ड्राइंग कहते हैं। अब 3D ड्राइंग के हिसाब से आप पूरा का पूरा मॉडल तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप पूरे मॉडल को ऊपर से नीचे साइड बाय साइड घुमा करके देख सकते हैं, हर एक पेज को कैसा दिखता है और किस तरीके से वो तैयार हो पाएगा। तो वहां पर आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ जाती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कोर्स। ऐसे ही हर फील्ड के लिए अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग सॉफ्टवेयर, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर की जरूरत आपको पड़ती रही है। और ये अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्नाइजेशन के आपको टेक्नोलॉजी की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है, और ये सारी चीजों को आपको लेनी जरूरत पड़ेगी और आगे चल के अभी आप देखेंगे रोबोटिक्स, आजकल छोटे छोटे बच्चों को ही रोबोटिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे कि अब आप देख सकते हैं कि फ्यूचर किधर जा रहा है, रोबोट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जो आपके फिजिकल टीचर जो होते हैं हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि डिजिटल ईरा आपके सामने आ चुका है। कंप्यूटर पर आप घर अपने घर पर बैठे हैं, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप अपने घर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट 2030, मतलब इतना भी हम क्लोजर जाएंगे फ्यूचर में देखेंगे
तो वहाँ देखेंगे आगे चल करके जितना भी जल्दी संभव हो सके, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके से हम कह सकते हैं 10 या 20 साल में या 30 साल में मैक्सिमम रोबोट्स आपको पढ़ाने लगेंगे। ठीक है? फिर ह्यूमन बीइंग अपना काम जो भी करना है वो करेंगे, बाकी सब लोग रोबोट्स बनाने में लगे रहेंगे और आपको सिर्फ और सिर्फ रोबोट्स पढ़ाएँगे। ठीक है? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मॉडर्नाइज़ेशन के लिए हम लैबोरेटरीज़ के साथ-साथ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी पड़ रही है। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये जो भी नॉलेज है आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो। उम्मीद है आप पूरा वीडियो समझ गए हैं और वीडियो को आपने पूरा देखा है। अगर पूरा देखा है तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके समझ में पूरा टॉपिक आ गया है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लेना, क्योंकि ये पीडीएफ आपको नेक्स्ट टेलीग्राम पर मिलने वाली है। ठीक है? इसी लेक्चर के साथ मैं इसको अपलोड कर दूँगा, तो आप वहाँ से इसे ईज़िली ले सकते हैं। मिलते हैं अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन का मतलब नेक्स्ट वीक मिलेंगे हम, मंडे ट्यूसडे दोनों दिन, और मंडे ट्यूसडे में हम जानेंगे नेक्स्ट टर्म जो होगा हमारा, नेक्स्ट टर्म होगा हिंदी सेक्शन का, उसमें हम पढ़ेंगे हिंदी के चैप्टर्स को। ठीक है? 4 चैप्टर्स हमने इंग्लिश के कंप्लीट कर लिए हैं, 2 चैप्टर हिंदी के हुए हैं, तो 2 चैप्टर हम हिंदी के और कंप्लीट करेंगे, तो 4 हिंदी के हो जाएँगे। ठीक है? ऐसे ही हम आपस में फेर-बदल करके 2-2, 2-2 करके हम 4 के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीक मंडे ट्यूसडे दोनों दिन हिंदी की क्लासेज होंगी। तो बने रहिए बिगिन टू लर्न के साथ। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लीजिए। ठीक है? धन्यवाद।